नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 15 अगस्त है और हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के सेशन में हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। आज वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट एसएससी सीजीएल टियर 1 के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इन सेंटेंस इंप्रूवमेंट को हमने किरण पब्लिकेशन की किताब से छपवाया है, जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन हो तो एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी आप इन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। और इसकी भी जरूरत नहीं है, हम जो भी क्वेश्चंस को यहाँ पर इन सेशंस में डिस्कस करते हैं उनको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर मिल जाएगा। तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लें। ये सेशंस हमारे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चंस पर होता है। अभी तक हम कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट रिलेटेड सेशन चला चुके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हम सोल्व करा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का ये पहला सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उस इंग्लिश को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चंस भी एग्जामिनर ने ऐसे रख दिए, एक दो क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने अगर आपको ऐसे दे दिए जहां पर आपकी रटी रटाई विद्या काम नहीं आई, तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा अगले साल उस एग्जाम को देने के लिए। तो जरूरी है, और जरूरी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। इस तरह से सीखना, इस तरह से सेंटेंसेस को समझना, सिंटैक्टिकल एनालाइज करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कभी इंग्लिश आपको बोर नहीं करेगी आप, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब आप अपनी क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जब आपकी क्यूरियोसिटी इंप्रूव हो जाती है, आप अपनी थिंकिंग का, रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से इंग्लिश को समझने के लिए, तो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो, आपको बोरिंग नहीं लगता, इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है। हमें इसकी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। देखते हैं कि हम कैसे अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। द बिग फार्मर्स, जो कि एक सब्जेक्ट फ्रेज है। फार्मर्स यहाँ पर नाउन हो गया, बिग लगा है इसके लिए एडजेक्टिव, और द लगा हुआ है आर्टिकल। ये हमारी एक नाउन फ्रेज यानी कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद विद प्रीपोजिशन लगाई गई है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है इसका ऑब्जेक्ट डीपेस्ट ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स यहाँ पर नाउन है। अब देखिए, ट्यूबवेल्स नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने जो एडजेक्टिव लगाया है वो सुपरलेटिव डिग्री में लगाया है। सुपरलेटिव डिग्री में जब किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर कर हम किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वो नाउन स्पेसिफिक या डेफिनिट हो जाता है। तो यहाँ पर द आर्टिकल लगा होना चाहिए था। एक तो ये पहचान है। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर सही होती तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में द आर्टिकल लगा होना चाहिए था ट्यूबवेल्स की डेफिनेटनेस, स्पेसिफिकनेस को रिफर करने के लिए। वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जब सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल उस सिचुएशन में करते हैं जब हम किसी एंटिटी की कंपैरिजन सभी से कर रहे हो, ऑल से कर रहे हो। मतलब ये जो ट्यूबवेल्स है, बिग फार्मर्स के जो ट्यूबवेल्स है, इनकी कंपैरिजन सभी ट्यूबवेल से की जा रही होती। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो अलग है। अगर आप आगे सेंटेंस में ध्यान देंगे तो यहाँ पर हैव मेन वर्ब है, और स्टिल यहाँ पर एडवर्ब लगा हुआ है, और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, कोमा लगाकर बट कंजंक्शन से दूसरी फ्रेज को जोड़ा गया, दूसरी क्लोज को जोड़ा गया। मैनी अदर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, और फेस ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है अ वाटर क्राइसिस। तो यहाँ पर जो आपके ट्यूबवेल्स की कंपैरिजन है वो सभी से नहीं है। यहाँ पर बिग फार्मर्स के ट्यूबवेल की कंपैरिजन मैनी अदर्स फार्मर, मैनी अदर फार्मर्स या मैनी अदर्स लिख दिया गया। अदर्स को यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। मैनी अदर फार्मर्स के ट्यूबवेल से कंपैरिजन यहाँ पर की जा रही है। यानी कि ये होंगे बिग फार्मर्स के ट्यूबवेल, और ये मैनी अदर फार्मर्स के ट्यूबवेल जो छोटे हैं, जिनको बिग कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की जा रही है। 1 वर्सेस 1 का कंपैरिजन होता है ये भी। हालांकि ये जो 1 है, इस 1 में भी बहुत सारी यूनिट है, क्योंकि ये 1 रिफर कर रहा है ग्रुप को। ये जो 1 वर्सेस 1 का कंपैरिजन आप कहते हो ना, ये किसी इंडिविजुअल एंटिटी को भी रिफर कर सकता है। ये 1 वर्सेस 1 के कंपैरिजन में ये जो 1 है, ये किसी इंडिविजुअल, एक सिंगल एंटिटी को भी रिफर कर सकता है, ये एक ग्रुप को भी रिफर कर सकता है, और ग्रुप में बहुत सारी एंटिटीज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है।
तो यहाँ पर हम ट्यूबवेल्स, ये हो गए बिग फार्मर्स के ट्यूबवेल्स, जो कि एक बिग फार्मर्स के ट्यूबवेल को एक ग्रुप कंसीडर कर लिया, और जो अदर फार्मर्स हैं उनके ट्यूबवेल को एक ग्रुप कंसीडर कर लिया। इस तरह से 1 वर्सेस 1 का कंपैरिजन है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए थी। किस ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री है? फोर्थ ऑप्शन में, विद डीपर ट्यूबवेल्स। स्ट्रक्चर भी आपकी हेल्प करती है और कॉन्सेप्ट भी आपका हेल्प करता है, बरसते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, बेहतर हो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो। तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन चुनना था। बाकी के ऑप्शंस पर अगर ध्यान देंगे तो नो इंप्रूवमेंट तो होना ही नहीं था, क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री लगाई नहीं जा सकती। यहाँ पर लगाया गया थ्रो, जो कि एक प्रीपोजिशन कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थ्रो मीनिंगफुल नहीं है। फिर भी अगर हम थ्रो को यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो आगे सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी गलत है। इन डीप ट्यूबवेल्स, इन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है डीप ट्यूबवेल्स, यानी कि पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की गई है एडजेक्टिव की। पहली बात तो पॉजिटिव डिग्री भी, जिस तरह से सुपरलेटिव डिग्री जस्टिफाइबल नहीं है उसी तरीके से पॉजिटिव डिग्री भी जस्टिफाइबल नहीं है। यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो ऑब्वियस नहीं है, नोटिसेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देन प्रीपोजिशन या देन कंजंक्शन लिख दिया गया और नोटिसेबल, जब देन प्रीपोजिशन कंजंक्शन को लिख दिया जाता है तो एक नोटिसेबल कंपैरिजन होता है, आप उसको नोटिस कर सकते हैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो इनहेरेंट कंपैरिजन है, कंटेक्स्ट को, सेंटेंस के कंटेक्स्ट को ही इस तरह से जनरेट किया गया है कि कंपैरिजन का सेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री भी नहीं हो। इन प्रीपोजिशन का भी यहाँ पर जो है जस्टिफाइबल यूज नहीं था। आप अगर यहाँ पर इन लगाते तो इसका मतलब आप क्या कह रहे थे, जो बिग फार्मर्स है वो ट्यूबवेल में है, वो ट्यूबवेल के अंदर रह रहे हैं, तो इन प्रीपोजिशन भी यहाँ पर मीनिंगलेस हो जाता। प्रीपोजिशन की भी गलती है और डिग्री की भी गलती है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 131 का 4। इस तरह से आपको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए चलना है, ज्यादा नहीं, 200-400-500 सेंटेंस अगर आपने इस तरह से लगा लिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे। 132 में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस। देखिए सम तो यहाँ पर डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर तो किसी नाउन के लिए आया होगा। कहाँ है वो नाउन? माइनर्स है या एलिगेशन है? देखो यहाँ पर दो तरह के इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, जिसमें से एक गलत है एक सही है। कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्या कह सकता है, कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर ये एक नाउन हो गया एलिगेशन, और माइनर्स भी एक नाउन है, इसके लिए नाउन मॉडिफायर हो गया, मतलब एडजेक्टिव के फंक्शन में है। एजिटेटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एलिगेशन के लिए एडजेक्टिव कंसीडर करना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट ये इंटरप्रेट करता है तो वो गलती कर रहा है। पहली गलती तो उसने यहाँ पे ये की कि जो माइनर्स है उसको नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर कर लिया एलिगेशन के लिए। माइनर जो कि एक नाउन है, नाउन मॉडिफायर बन सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं बनेगा। आप किसी नाउन मॉडिफायर को, किसी एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंगुलर प्लूरल जो एट्रीब्यूट होता है वो नाउन का होता है, वो भी काउंटेबल नाउन का, जिनको काउंट किया जा सके। एडजेक्टिव को काउंट नहीं कर सकते। अगर आप माइनर को एडजेक्टिव कंसीडर कर रहे हो तो आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते। पहली गलती तो आपने यहाँ पे ये की। दूसरी गलती आपने यहाँ पर ये की कि एजिटेटिंग को एलिगेशन के लिए एडजेक्टिव यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल एजिटेटिंग एक एक्टिव मीनिंग को कन्वे करता है, मतलब वो जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस नाउन के लिए, एंटिटी के लिए, यूनिट के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है, वही उस काम को कर रही है। तो क्या एलिगेशन एजिटेट कर रहे हैं? एजिटेट का मतलब है टू बिकम एंग्री। तो क्या एलिगेशन एजिटेट कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं? नहीं, ये इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। अब आपको सही सही सीधे सीधे ये समझना चाहिए कि जो माइनर्स है ये नाउन है। एजिटेटिंग माइनर्स मतलब जो खुदाई करते हैं, जो खोदते हैं, जो माइन जिनके पास होती है। तो माइनर्स हो गया नाउन हमारा यहाँ पर, और एजिटेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। सम लग गया डिटर्मिनर, और चूंकि हमने सम लगाया था तो सम हम अगर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन प्लूरल। और ये जो नाउन फ्रेज है हमारी, ये बन रही है सब्जेक्ट। ठीक है, पहली वाली इंटरप्रिटेशन में अगर एलिगेशन को हम नाउन, मेन नाउन कंसीडर करते तो सम उसके लिए आ जाता, और एलिगेशन को भी प्लूरल करना पड़ता है, एक ये वाली बात भी है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया।
अब देखिए एलिगेशन एक नाउन है, एलिगेशन एलिज वर्ब से बना है। एलिज वर्ब का मतलब होता है टू से दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग विदाउट एविडेंस, बिना किसी एविडेंस को दिए हुए अगर आप ये कह देते हैं कि उस व्यक्ति ने ये इलीगल काम किया है, ये गलती की है, तो आप एलिज कर रहे हैं और आपके इस स्टेटमेंट को, आपके इस आरोप को कहा जाता है एलिगेशन, बिना किसी एविडेंस के जो आप किसी पर लगा देते हैं। तो एलिगेशन जो है एक नाउन है, एलिज वर्ब से बना है। अब ये एक नाउन फ्रेज हो गई, ये एक नाउन हो गया। किसी नाउन को सेंटेंस में लिखने के लिए हमें उसको प्रीपोजिशन से जोड़ना पड़ता है, यहां पर वो प्रीपोजिशन मिसिंग है और किसी भी ऑप्शन में वो प्रीपोजिशन नहीं दी है। इट मींस ये नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होना है, यहां पर कुछ गलती है। अब देखिए गलती को इंप्रूव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर तो बात करेंगे, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। जब नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है? एक ऑप्शन ये दिया गया है कि ये जो एलिगेशन है आप इसको वर्ब बना दो। यहां पर पहले और फोर्थ ऑप्शन में एलिगेशन को वर्ब बनाया गया है, जो कि सही भी कर रखा है इन्होंने, मतलब वर्ब बना देना चाहिए इसको, क्योंकि हमारे पास जो है प्रीपोजिशन यहां पर है नहीं, तो हमने एलिगेशन को क्या बना दिया, वर्ब बना दिया। एलिज जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब हो गई, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। आगे जो क्लोज लिखी हुई है वो एलिज वर्ब का, एलिज ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई, यानी कि नाउन क्लोज हो गई। लेकिन दूसरा ऑप्शन तो होना ही नहीं है, पहले और फोर्थ में से कौन सा हो सकता है? और एक और थर्ड ऑप्शन पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक और कलाकारी इसने की है, प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते थे, ऑप्शन में भी नहीं थी, लेकिन तीसरे ऑप्शन में उसने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। माइनर पे अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पहली बात तो उसने इस फ्रेज को ही गलत कर दिया। अगर आप सम यूज कर रहे हो तो सम डिटर्मिनर को अगर आप एक काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हो, काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर रहे हो, तो उसको प्लूरल होना चाहिए, सम मोर देन वन ही होता है। यहां पर माइनर को सिंगुलर कर दिया। एक गलती तो ये की, इस वजह से मैं तीसरा ऑप्शन नहीं चुनूंगा। दूसरी गलती की कि अपोस्ट्रोफी एस लगा के एलिगेशन को, नाउन को, इसका पोजेशन तो बना दिया। अगर चलो ठीक है, पहली गलती तो ये की कि माइनर सिंगुलर लिख दिया, सम के साथ सिंगुलर नहीं आना था। दूसरी गलती यहां पर यह है कि अगर माइनर को प्लूरल रखा भी होता तो भी ये गलत हो जाता। अगर माइनर की जगह किसी ऑप्शन में माइनर्स भी होता तो भी ये गलत हो जाता। मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं, ठीक है, मेरा काम है आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, इतना क्लियर करना कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को 100% एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम खत्म करके आए। आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो जो अपने सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। मैं बस आपसे चाहता हूं कि आप सही दिशा में मेहनत करें। अगर यहां पर माइनर को प्लूरल भी रखा होता और अपोस्ट्रोफी एस लगाया होता तो भी ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि अगर आपने एलिगेशन को माइनर का पोजेशन बना दिया, माइनर्स को आप कह रहे हो कि पजेसिव नाउन हो गया, ये इसका पोजेशन हो गया, तब आपने ये स्ट्रक्चर तो सही कर दी। आप इस पूरी स्ट्रक्चर को सम, एजिटेटिंग, माइनर्स, अपोस्ट्रोफी, एलिगेशंस को, इस पूरी स्ट्रक्चर को आप सब्जेक्ट कंसीडर कर दोगे। आगे जो लगी हुई है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी हुई है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट आपने शुरू में लिख दिया, इसका प्रेडिकेट कहाँ है? आगे कहीं प्रेडिकेट लिखा है क्या? यहाँ पर नहीं लिखा। मेरे कहने का मतलब है अगर आप इस स्ट्रक्चर में सम, एजिटेटिंग, माइनर्स, एलिगेशन में यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दो, कोमा लगेगा, एस तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एस माइनर्स ही प्लूरल हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को आप सब्जेक्ट कंसीडर करोगे। अब ये जो यहां तक लिखी है ये तो डेट क्लोज लिखी है, सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है, इस वाले सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कहां है? नहीं है। अगर आपने सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लिखा है तो आप उसको प्रेडिकेट भी लिखोगे, तभी उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कंप्लीट माना जाएगा। तो ये एक सिंटैक्टिकल एरर हो जाती, क्योंकि यहां पर प्रेडिकेट नहीं लिखा है। अगर मैं यहां पर अपनी तरफ से कोई प्रेडिकेट लिख दूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से अपनी तरफ से कोई प्रेडिकेट लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं यहां पर प्रूव्स रॉन्ग, अब ये स्ट्रक्चर सही हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है। अब पहले और फोर्थ में से कौन सा वाला आना चाहिए? दोनों ही सिचुएशन में मैं इसको इरेज करता हूं
ताकि आपको क्लियर दिखे, दोनों ही सिचुएशन में एलिगेशन को वर्ब बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो उसके हिसाब से वर्ब तो ठीक लगी है, यहाँ पर भी ठीक लगी है। आगे लिखा हुआ है डेट क्लोज। डेट क्लोज को अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तो डेट हो गया यहाँ पर कंजंक्शन, देयर जो वर्ड है हमारा प्रोनाउन है, और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं। मतलब देयर को लगाया गया है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वो दूसरी इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिखी गई है, इमरजेंसी मेजर्स। देयर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया इंट्रोडक्टरी नेचर का, और इस यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, नो लगा हुआ है एडजेक्टिव, और इसके बाद लिखा हुआ है एक नाउन फ्रेज। उस नाउन फ्रेज के लिए नो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कंसीडर किया जा सकता है। इनसाइड प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ उसको ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो देयर है जिसको आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह रहे हो, इसका अपना कोई नंबर नहीं होता। इसको ना आप सिंगुलर कह सकते हो ना इसको प्लूरल कह सकते हो। इसका नंबर, इसका देयर का जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, इसका नंबर, इसका सिंगुलर या प्लूरल होना डिसाइड करता है उस इंफॉर्मेशन पर जिस इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है, और वो इंफॉर्मेशन है इमरजेंसी मेजर्स। इमरजेंसी मेजर्स के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह लगाया है, और इमरजेंसी मेजर्स अगर प्लूरल नाउन है तो देयर को भी एक प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। उस सिचुएशन में यहाँ पर इज नहीं आर होनी चाहिए थी, और आर इस ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में है नहीं। अगर यहाँ पर आर होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, इसलिए हमें ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा। 132 का हो गया फर्स्ट। 133 पर चल लेते हैं। इसी तरह से दिमाग लगाना है आपको। स्टूडेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सर आपके लेक्चर लंबे हो जाते हैं। बच्चा, मैं आपकी अप्रोच पर काम कर रहा हूं। आप जो उल्टे सीधे तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका 1-1.5 साल का इंग्लिश का सिलेबस 4-5 साल में बदल जाता है, बार बार गलतियां करते हैं। बच्चा, मैं आपकी समझ पर, आपकी अप्रोच पर काम कर रहा हूं, आपके सीखने समझने के तरीके पर काम कर रहा हूं कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो इस तरह से दिमाग लगाएं, अपने दिमाग को खोल दें, अपनी क्यूरियोसिटी का बेहतर इस्तेमाल करें। She was so tired to work any longer। सी हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। was यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह लगाई गई है, और टायर्ड हो गया हमारा उसके बाद एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो रहा है सी के लिए, और इस कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए हम लिंकिंग वर्ब लगाते हैं। सो लगा है इस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। अब देखिए, सो एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करता है, और उस इंडिकेटेड डिग्री को मेंशन करना होता है हमें सेंटेंस में आगे डेट क्लोज लिखकर इस पूरी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप यहां देखेंगे कोई डेट क्लोज नहीं लगी है। सो के साथ डेट आपको रटा दिया जाता है ना, वो इसलिए क्योंकि सो एक इंडिकेटेड डिग्री को रिफर करता है। सो टायर्ड, हाउ मच टायर्ड, सो टायर्ड। अभी सो टायर्ड का मीनिंग आगे हमें देना पड़ता है, उस डिग्री को मेंशन करना पड़ता है कि कितना टायर्ड है, वो डेट क्लोज लिखकर हम बताते हैं। लेकिन आप ना तो सेंटेंस में डेट क्लोज लिखी हुई देखेंगे, ना ही किसी ऑप्शन में डेट क्लोज लिखी है। तो सो वाला ऑप्शन तो ये सारे गलत हो गए। नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, इंप्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो नो टायर्ड लिखा हुआ है। नो टायर्ड, सी वाज नो टायर्ड टू नॉट वर्क एनी लॉन्गर। पहली बात तो दो नेगेटिव लगाकर ही मीनिंग को अपसर्ट कर दिया, और दूसरी बात ये है कि टायर्ड अगर एडजेक्टिव है तो नो को इसके लिए नहीं लगाया जा सकता। नो खुद एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है नो को, या डिटर्मिनर कंसीडर किया जाता है। मैं क्या कहता हूं, नो प्रॉब्लम कहता हूं। नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, नाउन है। अब अगर नो इसको मॉडिफाई करने के लिए लगाया जा सकता है तो वो वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाया जा सकता है उसको या तो डिटर्मिनर कंसीडर करोगे या एडजेक्टिव कंसीडर करोगे। तो नो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के फंक्शन में होता है, और कोई डिटर्मिनर कोई एडजेक्टिव किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए था नोट, लेकिन अगर नोट को लगा भी देते किसी ऑप्शन में तो भी गलत हो जाता, क्योंकि आगे जो लिखी हुई है स्ट्रक्चर उसके साथ तालमेल नहीं बैठ पाता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब फाइनल स्ट्रक्चर बची आपके पास ये।
ये हुआ अपने कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए सही आंसर को टिक करना। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, इस सेंटेंस में कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं हम ये स्ट्रक्चर, और किस सिचुएशन में लगाएंगे, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। देखिए ये बातें जो मैं आपको बताता हूं, ये फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है आपके। देखिए सो तो यहां पर नहीं आएगा, यहां पर लगाओ आप टू। अभी जो टू है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और ये लगाया जाता है किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की मोर देन डिजायरेबल डिग्री को रिफर करने के लिए। जितनी डिजायरेबल डिग्री थी, मतलब जितना टायर्ड होना चाहिए था उससे ज्यादा टायर्ड है, तो हम क्या लगा देते हैं, टू टायर्ड। यानी कि अगर हम टू टायर्ड बोल रहे हैं तो हम कह रहे हैं मोर देन डिजायरेबल टायर्ड। जितना टायर्ड चल सकता था, जितना टायर्ड एक्सेप्टेबल था, ठीक है, एक्सेप्टेबल डिजायरेबल डिग्री से ज्यादा डिग्री को रिफर करने के लिए मोर देन डिजायरेबल। अगर हम टू टायर्ड कह रहे हैं तो एक मीनिंग ऐसा निकल के आ सकता है कि जो भी काम है, जो भी कुछ करना था उसको वो नहीं कर सकता, एक नेगेटिव मीनिंग इंटेंडेड होता है। टू टायर्ड हम कह रहे हैं सी वाज सो टायर्ड, सो टायर्ड की हम जगह हमने टू लगा दिया, सी वाज टू टायर्ड। तो अगर हमने टू लगा दिया तो टू टायर्ड फ्रेज का जो मीनिंग है वो नेगेटिव हो जाता है, कि वो इतनी टायर्ड है कि कुछ काम आम उससे कुछ होगा नहीं, करेगी नहीं। तो एक नेगेटिव मीनिंग निकल के आता है। उस नेगेटिव मीनिंग को ही कंप्लीट करने के लिए कि ये जो टू टायर्ड है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसका दुष्परिणाम ये है, इसका नेगेटिव रिजल्ट ये है कि वो आगे जो भी काम है जो वो करने वाली थी उसको नहीं कर सकती। उस ना करने वाले काम को ही रिफर करने के लिए हम यहाँ पर टू वर्क यानी कि इन्फिनेटिव को लगा देते हैं टू टायर्ड के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कि इस टू टायर्ड का, उसकी मोर देन डिजायरेबल टायर्डनेस का कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो इस काम को नहीं कर सकती। टू वर्क एनी लॉन्गर, इन्फिनेटिव लगा दिया हमने, ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और वर्क को यहां पर इंट्रांजिटिवली यूज किया है। एनी लॉन्गर यहां पर एक एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज हो गई। 133 का फर्स्ट, टायर्डनेस होगा यहां पर, टायर्ड मोर देन डिजायरेबल टायर्डनेस। डिजायरेबल मैंने एडजेक्टिव यूज किया है ना, तो नाउन के साथ ही तो यूज करूंगा। 134, he made a desperate but also partial successful effort to change the ghastly topic। ठीक है, ही हो गया आपका प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। मेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और ये सारा का सारा इसका ऑब्जेक्ट ही है एफर्ट तक। एफर्ट हो गया नाउन, सक्सेसफुल हो गया उस एफर्ट नाउन के लिए एडजेक्टिव। पार्शल एक और एडजेक्टिव लिख दिया गया, अभी मैं बताऊंगा, गलती यहीं पर है। ऑल्सो लगाया गया है एडवर्ब। ऑल्सो एडवर्ब को हम लगाते हैं जब हम किसी इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर करते हैं। बट लगाया गया है कंजंक्शन, जो कि एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। और डेस्परेट हो गया एडजेक्टिव, और ए हो गया आर्टिकल जो कि इस एफर्ट के लिए लगाया है। तो ए आर्टिकल इस एफर्ट के लिए लगाया गया है, और बीच में डेस्परेट को सक्सेसफुल दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए बट कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन को लगाया गया है। और सक्सेसफुल एडजेक्टिव को, इस वाली इंफॉर्मेशन को, इस एट्रीब्यूट को एक एडिशनल एट्रीब्यूट की तरह, एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर करने के लिए ऑल्सो लगा दिया। अब देखो गलती यहां पर यह है कि जो आपने पार्शियल एडजेक्टिव लगा रखा है, ये किसके लिए लगा रखा है। अगर ये भी एफर्ट के लिए आया था तो इसको भी कंजंक्शन से जोड़ना चाहिए था, कंजंक्शन से आपने जोड़ा नहीं। एक्चुअली में ये पार्शियल एफर्ट के लिए आया ही नहीं है। हम एफर्ट को पार्शियल नहीं कह रहे हैं, हम सक्सेसफुल को पार्शियल कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो वो एफर्ट है, वो जो सक्सेसफुल हुए, वो पार्शियल मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुए।
तो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए अगर आप वर्ड लगा रहे हैं, सक्सेसफुल अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपने वर्ड लगाया है, तो पार्शियल नहीं, पार्शियली होना चाहिए था। आपने एडवर्ब यूज करना है। एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, और पार्शियली एक ही ऑप्शन में है, वो है दूसरा ऑप्शन, बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। बट कंजंक्शन सही था, हालांकि इस दूसरे ऑप्शन में ऑल्सो एडवर्ब को, जो कि सक्सेसफुल को एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह रिफर कर रहा था, उस ऑल्सो एडवर्ब को एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर अभी भी सही है, सिंटैक्टिकली सही है, उसका मीनिंग भी सही है, तो हमें यही ऑप्शन चुनना होगा। बाकी के अगर दूसरे ऑप्शन पर नजर डालें हम, तो ये यहां पर देखेंगे दो लगा हुआ है। दो जो वर्ड है, या तो वो एडवर्ब हो सकता है या कंजंक्शन हो सकता है। हमें यहां पर कंजंक्शन में भी सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन, हमें यहां पर इस स्ट्रक्चर में एडवर्ब की तो जरूरत थी नहीं, और कंजंक्शन मानोगे तो वो सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लोजेस को जोड़ता है, जबकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ सकता है, जैसे डेस्परेट और सक्सेसफुल को जोड़ दिया, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, क्लोजेस को भी जोड़ सकता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अगर पहले ऑप्शन पर ध्यान दे तो यट कंजंक्शन को लगाया गया है। देखिए बट और यट कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने के लिए लगाए जाते हैं, तो बट की जगह यट लगाकर भी हम इस मीनिंग को कन्वे कर सकते थे। कॉन्ट्रास्ट का मतलब मैं बता देता हूं। देखिए पहला ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि यहां पर पार्सल लिखा हुआ है, इसी वजह से ये गलत हो गया, बाकी इसमें सब कुछ सही था। लेकिन अगर मैं बट ऑल्सो की या इस स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, इस स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्चुअली यानी कि सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली समझने की बात करूं, तो ये जो बट कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, जिसको कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस या अपोजिशन। अब आप देखेंगे तो बट कंजंक्शन यहां पर डेस्परेट को और सक्सेसफुल को जोड़ रहा है। डेस्परेट का मतलब है लिटिल होप, और सक्सेसफुल का मतलब है पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहां पर लिटिल होप थी और यहां पर आया पॉजिटिव रिजल्ट। अब इन दोनों वर्ड के मीनिंग में जो डिफरेंस है, जो अपोजिशन है, इस मीनिंग को कन्वे करते हुए ही इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने बट कंजंक्शन लगाया है। अगर ये सिमिलर मीनिंग के होते तो हम एंड कंजंक्शन लगा सकते थे, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के बीच में, इन दोनों वर्ड के मीनिंग के बीच में जो डिफरेंस है, जो अपोजिशन है, या यूं कहिए जो कॉन्ट्रास्ट है, उस कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करते हुए इन दोनों वर्ड्स को जोड़ना था, इसीलिए हमने बट को लगाया। बट एक कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करते हुए दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो स्ट्रक्चर्स को, दो क्लोजेस को जोड़ता है। तो 134 का हो जाएगा हमारा दूसरा। यट भी इसी काम को कर सकता था, लेकिन पार्शियल यहां पर गलत लगा है। 135 ईश्वर चंद विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेशन दैट विडोज कुड रीमैरी। ये है हमारे ईश्वर चंद विद्यासागर, ग्रेट ईश्वर चंद विद्यासागर। इंडियन एजुकेटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। 26 सितंबर को ये पैदा हुए बीरसिंगा में, और 29 जुलाई 1891 को इनकी डेथ हो गई। 1820 और 1891, लगभग 70 साल ये जिए। ये है सेंटेंस। अब देखो ये पास्ट का सिनेरियो है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1891 में चल बसे, 1820 में पैदा हुए थे, तो उन्होंने जो भी किया होगा, उन्होंने जो एंशिएंट टेक्स्ट को यूज किया होगा, वो पास्ट में किया होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारा नाउन, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। अब यहां पर वर्ब को देखकर, हम इस सेंटेंस के कंटेक्स्ट को देखकर तो हम ये कह सकते हैं कि ये बात पास्ट की रही होगी। हालांकि ये जो सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है, ये पास्ट की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन सेंटेंस को ऑब्जेक्टिवली देखकर हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर पास्ट की वर्ब आनी चाहिए, प्रेजेंट की वर्ब। हो सकता है किसी व्यक्ति ने ये सेंटेंस उसी टाइम में लिखा हो जिस टाइम पर वो ये काम कर रहे थे, यूज कर रहे थे एंशिएंट टेक्स्ट का, तो उसने तो प्रेजेंट यूज किया होगा।
तो सेंटेंस को ऑब्जेक्टिवली देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर होना चाहिए था तो यूज नहीं, यूजेज होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी वजह से नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया और तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। हालांकि आगे और भी गलती है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस वजह से भी मैं दूसरे और तीसरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। अब जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि इस सेंटेंस की वर्ब को या सेंटेंस के टाइम को, टेंस को पास्ट में लिया जाए, और उस सिचुएशन में यूज का हो जाएगा यूज्ड, जो कि पहले और फोर्थ दोनों ऑप्शन में यूज्ड आपको दे रखा हुआ है। यूज्ड एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट एंशिएंट टेक्स्ट, उसके बाद यहां पर टू प्रीपोजिशन लगाया गया। देखिए, प्रीपोजिशन जब लगाए जाते हैं तो ध्यान रखा जाता है कि हम किस वर्ड को सेंटेंस के किस पार्ट से जोड़ रहे हैं, उसी हिसाब से मीनिंग देखकर, फंक्शन देखकर ही प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं। टू प्रीपोजिशन को लगाया जाता है लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए, डेस्टिनेशन को रिफर करने के लिए। यहां पर ऐसा कोई फिजिकल या मेटाफोरिकल मूवमेंट तो हो नहीं रहा कि कुछ गया और चला और सजेशन पर पहुंच गया, तो हमने सजेशन को लास्ट पॉइंट की तरह क्यों रिफर कर रखा है? पहली बात तो टू प्रीपोजिशन का यहां पर इस्तेमाल गलत है। उसके बाद अगर ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे तो इन्फिनेटिव लगाया हुआ है, और ऑप्शन ना भी देखो तो भी हम यहां पर इस स्ट्रक्चर को सही करने के लिए इन्फिनेटिव ही लगाना चाहेंगे। अगर हम यहाँ पर इन्फिनेटिव लगाते हैं टू सजेस्ट, यानी कि टू प्लस V1 इन्फिनेटिव हमने लगा दिया, तो ये इन्फिनेटिव इस यूज वर्ब के पर्पस को या रीजन को रिफर करेगा। इन्फिनेटिव जो है वो एडवर्ब बन जाते हैं, नाउन एडजेक्टिव भी बन सकता है, लेकिन यहां पर वो एडवर्ब बनेगा, और ये एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब पर्पस। ये बता रहा है यूज के रीजन को, पर्पस को, कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एंशिएंट टेक्स्ट को क्यों यूज किया। वाई का रिप्लाई होता है ये इन्फिनेटिव इस सिचुएशन में, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब पर्पस। सजेशन को फिर सजेस्ट करना पड़ेगा। अब सजेस्ट हो गई हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब को चाहिए अपना ऑब्जेक्ट। ये पूरी की पूरी क्लोज इस सजेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई, जो कि हम नाउन क्लोज कहना चाहेंगे। इस हिसाब से हमारा पहला जो है ऑप्शन सही हो जाना था। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यूज सही लिख रखा है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सजेस्ट लिख रखा है जैसे कि कोई ये मेन वर्ब हो। अगर आप सजेस्ट को मेन वर्ब कंसीडर कर भी लें तो इस मेन वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, सब्जेक्ट इससे पहले कोई है नहीं भाई। एंशिएंट टेक्स्ट तो इस यूज्ड ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, वो तो इसका सब्जेक्ट बनेगा नहीं। एक वर्ड, एक फ्रेज सेंटेंस में किसी एक फंक्शन में तो होगी, तो वो तो इसका सब्जेक्ट बनेगा नहीं। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर यूज्ड का सब्जेक्ट है, वो भी इसका सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। या तो फिर आप इसको एंड कंजंक्शन से जोड़ते, अगर आप यहाँ पर एंड कंजंक्शन से जोड़ देते तो भी ये गलत होता है, क्योंकि फिर यूज नहीं यूजेस करना पड़ता। इस तरह से सही हो जाता है, ईश्वरचंद्र यूजेस द एंशिएंट टेक्स्ट एंड सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी। लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए फोर्थ भी गलत हो गया। सजेस्ट को आप मेन वर्ब की तरह सही जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये तो हो गई 135 के पहला ऑप्शन सही हो गया, ये बात। अब देखो इसमें और क्या क्या ऑप्शन आपको एग्जामिनर दे सकता था। एग्जामिनर आपको एक ये ऑप्शन दे सकता था, यूज का यूजेस कर देता या यूज्ड कर देता, ठीक है, और फिर इस सेंटेंस को आपको देता, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट फॉर सजेशन। तो क्या ये सही हो जाता? सही हो जाता। देखिए, फोर वर्ड को लगाया जाता है, फोर प्रीपोजिशन को लगाया, टू प्रीपोजिशन यहां पर गलत हो गई थी, लेकिन फोर प्रीपोजिशन सही हो जाती, क्योंकि फोर प्रीपोजिशन को लगाया जाता है किसी पर्पस को या रीजन को रिफर करने के लिए, और हम फोर प्रीपोजिशन के द्वारा भी यूज वर्ब के पर्पस या रीजन को रिफर कर सकते थे। फिर उस सिचुएशन में ये जो क्लोज लिखी हुई है, डेड विडोज कुड रीमैरी, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं होती। ऑब्जेक्ट तो तब हो रही थी जब यहाँ पर हमने सजेस्ट लिखा था, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम सजेशन लिख रहे हैं तो फिर ये क्लोज सजेशन के लिए एक रिलेटिव क्लोज होती है, एक एडजेक्टिव क्लोज होती है। रिलेटिव तो नहीं कहूंगा मैं, एक एडजेक्टिव क्लोज होती है। कि कौन से वाले सजेशन की बात की जा रही है? डेड विडोज कुड रीमैरी। ये नाउन क्लोज, सॉरी, ये एडजेक्टिव क्लोज इसके लिए एक मॉडिफायर का काम करती है कि कौन से वाले सजेशन की बात कर रहे हैं। एक
तरीके से और इसको सही कर सकते थे, यानी कि एक ऑप्शन और आपको दिया जा सकता था, फॉर सजेशन न लिखकर यहाँ पर यूजेस या यूज लगा होता। पहले तो इसी गलती को सही किया था, इंप्रूव किया था। फिर एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ये आ सकता था कि आप फॉर के बाद सजेशन न लिखकर सजेस्टिंग लिख देते, उस तरह से भी ये सही माना जाता, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन को लगा रहे हैं आप किसी पर्पस या रीजन को रिफर करने के लिए, और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया सजेस्टिंग, जो कि एक जिरेंड है। जिरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और वर्ब है वो ट्रांजिटिव नेचर की, तो उसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर उस सिचुएशन में डैट विडोज कुड रीमैरी सजेस्टिंग ट्रांजिटिव वर्ब का, सजेस्ट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कंसीडर हो जाती। तो इस तरह से जो है अपने दिमाग को चलाना है। एग्जामिनर इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन रख के आपको दे सकता था। 136 पर बात कर लेते हैं। I have not saw him since I last leave the town। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। हैव को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाया गया है, और सा यहाँ पर मेन वर्ब है। नोट आई है उसके लिए एड वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये अगर आपकी टाइमलाइन है, और ये वो टाइम है जब आप किसी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट टाइम इसको मैं कहता हूं, और ये वो पॉइंट है जो कि प्रेजेंट का पॉइंट होता है। रिपोर्ट टाइम ही बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का टाइम होता है, उससे पहले का सारा पास्ट, उससे बाद का सारा फ्यूचर ही होता है। तो अगर आप प्रेजेंट में कंप्लीशन की बात कर रहे हो, तो यहां पर आप कंप्लीशन की बात कर रहे हो, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होगा किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर शुरू हुआ मान लेते हैं, और उस पॉइंट पर शुरू होकर प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीट हो गया। तो प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखाने के लिए आपने लगाना है हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सा तो यहां होगा नहीं, सीन हो जाएगा, सी भी नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, अब सीन है हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सिंस। देखिए सिंस जो वर्ड है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है। पहले एक क्लोज पहले लिखी है और दूसरी क्लोज पहले लिखी है। दो क्लोजेस को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन ही होता है। तो सिंस को हम यहाँ पर कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंस को जब कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो दो फंक्शन में वो इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तो वो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करे। बिकॉज के सिमिलर मीनिंग मतलब किसी ऐसी क्लोज को जोड़ने के लिए लगाया जाए जो रीजन या कोज को रिफर कर रही हो। मेन क्लोज वाली इंफॉर्मेशन का रीजन या कोज लिखने के लिए बिकॉज को, सिंस को या एज को लगा सकते हैं। दूसरा, जब वो किसी ऐसे पॉइंट को रिफर कर रही हो, जब वो किसी ऐसे पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रही हो, पास्ट के पॉइंट को, जब वो किसी ऐसे पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रही हो जिस पॉइंट पर कोई एक्शन स्टार्ट होकर प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो या अभी भी चल रहा हो, तो ऐसे पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए हम सिंस को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हमने कंजंक्शन लगा दिया तो उसके बाद लगाएंगे हम एक क्लोज जो कि पास्ट के पॉइंट को रिफर कर रही होगी। और पास्ट के पॉइंट को रिफर करने वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट से बेहतर कोई नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट के पॉइंट को रिफर करती है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस को लगाया हुआ है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, फोर दे रखा है। फोर को कंजंक्शन की तरह अगर लगाओगे तो वो बिकॉज या इलेटिव रीजन को बताने के लिए लगा दिया जाता है। बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को ही कन्वे करता है। या फिर आप फोर को प्रीपोजिशन की तरह लगा सकते थे। जब प्रीपोजिशन की तरह लगाते तो आप ड्यूरेशन को रिफर करते। आप क्या लिखते, 2 ईयर लिखते, 5 आवर लिखते, 2 घंटे 5 घंटे, ये ड्यूरेशन है। उस सिचुएशन में आप फोर को प्रीपोजिशन की तरह लगाते। इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि आगे जो है क्लोज लिखी हुई है। फोर को यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह नहीं लगाया जा सकता। फोर जब कंजंक्शन होता है तो वो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करता है। किसी जब कंजंक्शन चैप्टर में किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा तो फोर के बारे में खोलकर बताऊंगा। सिंस में फोर में क्या डिफरेंस है, एज में बिकॉज में क्या डिफरेंस है, कब किस स्ट्रक्चर में इनको यूज करना चाहिए। फिलहाल यहाँ इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रीपोजिशन नहीं कंजंक्शन चाहिए, और फोर ऐसा कंजंक्शन हो नहीं सकता जो किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर कर दे। पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए हमें जो कंजंक्शन चाहिए वो होता है सिंस। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन ठीक हो गया। देखिए सिंस के द्वारा, जब सिंस के द्वारा हम पॉइंट को फ्रेज के रूप में भी रिफर कर सकते हैं। जैसे आप लिख देते हैं सिंस 8 PM,
तो सिंस यहां पर क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, और प्रीपोजिशन होते हुए किसी ऐसे पॉइंट को रिफर कर रहा है जो पास्ट का हो, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो कोई एक्शन और प्रेजेंट के पॉइंट तक चला हो या चल रहा हो। तो सिंस प्रीपोजिशन के फंक्शन में भी और कंजंक्शन के फंक्शन में भी पास्ट के पॉइंट को रिफर कर सकता है। 136 का फर्स्ट हो गया। देखिए आगे लिखा हुआ है, देयर इज नो सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट लगाकर बिना स्ट्रगल किए आप सफलता पा लें, तो आप गलती कर रहे हैं। आप जो है सही तरीके से चीजों को करें, सीखें, समझें, स्ट्रगल से ना बचें, ये आपको करनी ही है। मैं स्ट्रगल से मतलब बोझा उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मेंटल स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। यहां पर जितना आप अपने दिमाग को चला लेंगे उतना ही आपका दिमाग डेवलप होगा, आप उतने ही श्रेणी में ऊपर जाते जाएंगे। आपका स्थान, आपकी रैंक कंपटीशन में हो या सोसाइटी की बात करें, उतनी ही ऊपर जाती जाएगी, आपको उतना ही मान सम्मान मिलेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।